एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है 24 फरवरी के दिन, तो उसके लिए देखिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेट दूंगी, सेट ए और ये आपका सेट बी, दोनों एक ही वीडियो में फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न तो बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 से लेकर 5 तक, एक एक अंक के हैं। पहला है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। दूसरा है, हेलन केलर कौन थी? तो हेलन केलर कौन थी? एक विचारक थी। तो यहाँ पे विचारक आपका आंसर रहेगा। तीसरा है, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ व्यंग विधा का है, तो व्यंग इसका आंसर रहेगा। अगला है, राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए किस शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो निहाल चंद बिश्नोई को मरने के पश्चात क्या शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो देख लीजिए, यहाँ पे पूरे प्रश्नों के आंसर मैं आपको दूंगी। पहले हम हमारे सही विकल्प और रिक्त स्थानों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद पूरा पेपर में यहाँ पे आपको आंसर सहित बताऊंगी। तो बढ़ते हैं हमारे 5वें सही विकल्प की ओर। तो 5वां है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्या था? गुप्त काल। अब रिक्त स्थानों को भरेंगे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करेंगे। तो छठा है, रामचरितमानस की रचना डेडेस ने की थी। तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने। तो हम यहाँ पे तुलसीदास जी भर लेंगे। तुलसीदास ने की थी। 7वां है, नर्मदा नदी की लंबाई डेडेस मील है। तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी मील है? 800 मील है। 8वां है, विश्व पर्यावरण दिवस डेडेस को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, महारानी अहिल्याबाई ने डेडेस में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो इन्होंने महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो हम यहाँ पे महेश्वर भर लेंगे। ये महेश्वर हो गया। अगला है, गांधी जी डेडेस को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो हम यहाँ पे भर लेंगे गोपाल कृष्ण और यहाँ पे हम गोखले लिख लेंगे। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब चलिए हमारे प्रश्नों को हम समझेंगे, साथ में उनके आंसरों को भी हम समझेंगे। तो ध्यान से आपको अच्छे से समझना है पूरे प्रश्नों को। तो ये यहाँ से आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है 11 से 16 तक। 11वां प्रश्न है, सलीम अली का पूरा नाम क्या था? तो सलीम अली का पूरा नाम क्या था? चलिए आंसर कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए 11वें प्रश्न का आंसर है, सलीम अली का पूरा नाम क्या था? सलीम अली का पूरा नाम सलीम मुइजुद्दीन अबुल अली था। क्या नाम था इनका पूरा नाम? सलीम मुइजुद्दीन अबुल अली था। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपका 12वां प्रश्न है, भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा। उनके नाम और कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम है। तो भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी कि यहाँ 4 पीढ़ियों तक किसका मतलब 4 पीढ़ियों तक यहाँ पे बेगमों का शासन चल रहा था और उनके नाम बताए गए हैं, कुदसिया बेगम और सिकंदर बेगम। अब 13वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो 13वां है, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। तो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन निम्नलिखित हैं।
पहला है सर्पासन, दूसरा है शलभासन, तीसरा है धनुरासन, चौथा है मकरासन और पांचवा है शशासन। तो यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा बताए गए हैं आपको, जो अच्छा लगे 2 नाम आप कंप्लीट कर लें। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14 है दिक आंबर शब्द में कौन सी संधि है? तो दिक आंबर शब्द में आपकी स्वर संधि है। कौन सी संधि है आपकी? स्वर संधि है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां है सुर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। कहाँ पे? सूरदास जी को जो भगवान श्री कृष्ण है उनके चरणों की भक्ति प्राप्त करके ही सुख मिलता है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां है दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये यहाँ से है आपका 16वां। दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अच्छे से समझे। दोहा छंद है उसके प्रथम यानी कि पहले, तृतीय यानी कि तीसरा चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ तथा दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपके 2-2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न आंसर सहित हमने कंप्लीट किए हैं। स्क्रीनशॉट आपको साथ में लेते चलना है। अगला आपका प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न है 17 से 22 तक, जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। तो 17वां है मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो चलिए इसका आंसर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से 17वां है, तो इसका रहेगा मध्यकालीन भारत में ग्वालियर के घराने से संगीत की परंपरा प्रारंभ हुई। जो मध्यकालीन भारत है उसमें ग्वालियर के घराने से, कहाँ से? ग्वालियर के घराने से संगीत की परंपरा प्रारंभ हुई। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता व संगीत प्रेमी थे। कौन? ग्वालियर के राजा थे मानसिंह तोमर, जो ध्रुपद गायन के प्रणेता व संगीत प्रेमी थे। और ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे ही आपका आंसर यहाँ पे पूरा हो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया? तो जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह से समझाया है? आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ से है आपका आंसर। स्क्रीनशॉट आपको प्रश्न का पहले ही लेना है। आर्यभट्ट ने लोगों को खुलकर बताया कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। जो आर्यभट्ट है उन्होंने लोगों को क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, वह स्थिर नहीं है। वह क्या है? स्थिर नहीं है, यानी कि अपने एक स्थान पर वहाँ स्थिर नहीं है। आकाश का तारामंडल स्थिर है। स्थिर क्या है? अगर पृथ्वी स्थिर नहीं है तो क्या है? आकाश का तारामंडल स्थिर है। आर्यभट्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और इसके साथ हम भी घूमते रहते हैं। जैसे ही पृथ्वी घूमती है साथ में हम भी क्या है? घूमते रहते हैं इसके साथ। इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जान पड़ता है। इसलिए आकाश का जो स्थिर तारामंडल है वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जान पड़ता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद 19वां प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से 19वां है। आप अपने विद्यालय में या आस-पास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? तो इसका आंसर भी हम समझेंगे। तो ये यहाँ पे है। हम अपने विद्यालय में या आस-पास पेड़ पौधों की रक्षा हेतु विद्यालय में एक
इको क्लब का गठन करेंगे। क्या करेंगे हम? अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ों की रक्षा हेतु क्या करेंगे? विद्यालय में एक इको क्लब का गठन करेंगे, जिसमें 5 सदस्य होंगे। जिसमें क्या रहेंगे? 5 सदस्य होंगे। इनका कार्य होगा, जब 5 सदस्य रहेंगे तो इनका कार्य क्या होगा? विद्यालय या आसपास के पौधों के चारों ओर बाड़ लगाना। क्या है? विद्यालय या उसके आसपास चारों ओर बाड़ लगाना। पेड़ों के महत्व को गांव के लोगों और विद्यालय के बच्चों को समझाना। पेड़ों का महत्व हम बताएंगे कि पेड़ हमारे लिए किस तरह आवश्यक है, कितने महत्वपूर्ण है। ये हम गांव के लोगों को और साथ में विद्यालय के बच्चों को भी समझाएंगे और पेड़ों की रक्षा का संकल्प दिलवाएंगे और हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, इस तरह का उनको संकल्प दिलवाएंगे। तो ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। अब 20वां प्रश्न हम पढ़ेंगे। 20वां है, नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ, समझाइए। तो आपका यहाँ से 20वां प्रश्न का ये आंसर रहेगा। तो थोड़ा-सा हम इसको छोटा कर लेंगे ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ से है आपका, तो इसका आंसर है, नवपाषाण काल में मनुष्य घुमंतु जीवन का त्याग कर सामाजिक जीवन में प्रवेश करने लगा। इस युग में कई विधाएं प्रारंभ हुई। यदि मानव भ्रमणशील जीवन को छोड़कर एक निश्चित स्थान पर रहने लगा तो इस युग के पॉलिश युक्त चमकीले उपकरण, सेल्ट, कुल्हाड़ी, वसूला, चीजें, रचक, घन तथा उप करने वाले उपकरण प्रमुख थे और इस काल में मनुष्य सभ्यता के दृष्टिकोण से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। अच्छे से आप कंप्लीट यहाँ से करें। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो 21वां है आपका, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या किया, स्कूल गए बगैर कैसे पढ़ाई की और आपके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया गया आदि का वर्णन हो। तो 21वां प्रश्न अब हम समझेंगे। तो ये यहाँ पे आपको इस तरह से 26 गांधीनगर ग्वालियर और ब्रिकेट में मध्य प्रदेश लिखना है। 26 गांधी नगर की जगह पे आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको बताया है वही आप लिखें। जो आपको दूसरा अन्य नाम याद हो आप वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिय मित्र श्याम। जो भी आपके मित्र का नाम हो वो आपको लिख देना है। मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ तथा आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से तुम भी सपरिवार कुशल हो। यानी कि आप ठीक है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से तुम भी, साथ में तुम्हारे परिवार वाले भी खुश होंगे। तुम्हें यह तो पता ही है कि कोरोना काल में सभी लोगों को अपने-अपने घर में ही कैद होना पड़ा। जो कोरोना का काल था, यानी कोरोना वायरस का जो समय था, उस समय सभी क्या थे, अपने-अपने घरों में कैद थे। कैद होना पड़ा था और सड़कों पर पुलिस प्रशासन का सख्त चल रहा था। यानी कि जो पुलिस है वो प्रशासन का गश्त चल रहा था, यानी कि वो घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, पहरे लगा रहे थे। तो गलियों को भी बंद कर दिया था। ऐसी दशा में मैंने घर पर रहकर ही पढ़ाई की। इस स्थिति में आपने क्या है, घर पे रहकर पढ़ाई की। स्कूल गए बगैर भी स्कूल की पढ़ाई ही मोबाइल से ही पूरी की। आप स्कूल नहीं गए हैं लेकिन फिर भी स्कूल जैसी पढ़ाई आपने किसके द्वारा की है? मोबाइल के द्वारा की है। मेरे सभी कार्यों का मूल्यांकन भी सराहनीय रहा। यानी कि आपके जो भी कार्य रहे वो सभी किसके योग्य रहे? बड़ाई करने के योग्य रहे हैं। और मम्मी-पापा को चरण स्पर्श कहना शेष मिलने पर। मम्मी-पापा के चरणों को स्पर्श करना है और बाकी बात आप मिलने के पश्चात करेंगे। इस तरह से दिनांक लिख देनी है। तुम्हारा मित्र, आपका जो भी नाम हो वो लिख देना है। तो जल्दी से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें इसका। इसके बाद हम अगले प्रश्न को समझेंगे। अब आपका अगला जो प्रश्न है 22वां, गांधी जी के पसली के दर्द से पीड़ित होने पर डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? तो गांधी जी जब
पसली के दर्द से पीड़ित थे तो उनको डॉक्टरों ने सलाह क्या दी थी? तो इंग्लैंड में गांधी जी पसली के दर्द से बीमार हो गए। इंग्लैंड में गांधी जी पसली के दर्द से बीमार हो गए थे। वे उस समय मूंगफली, कच्चे और पके केले, नींबू, जैतून का तेल, टमाटर और अंगूर का सेवन कर रहे थे। जब ये पसली के दर्द से पीड़ित थे उस समय ये मूंगफली, कच्चे और पके केले का सेवन करते थे यानी खाते थे, नींबू, जैतून का तेल, टमाटर आदि का ये सेवन कर रहे थे और दूध और अनाज बिल्कुल नहीं लेते थे। ये जब खाने में क्या करते थे, केवल फल इस तरह से ये लेते थे, दूध और अनाज इनको बिल्कुल भी नहीं देते थे, मतलब ये खाते थे नहीं और डॉक्टरों ने उन्हें अनाज का सेवन करने की सलाह दी और डॉक्टरों ने उन्हें अनाज का सेवन करने की सलाह दी लेकिन फिर भी ये मूँगफली, कच्चे पके केले, नींबू, टमाटर आदि का ही सेवन कर रहे थे। दूध और अनाज का सेवन ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 23वां प्रश्न है, जिसमें निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो चलिए हम इसका आंसर भी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आप पहले इतने प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न आगे हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। व्याख्या है आप कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो भी आपका ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं बताया है। और आगे है आपका 24वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ से ये आपका 24वां है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए यहाँ से और संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये यहाँ से भावार्थ लिखना है आपको। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 25वां है, देश के प्रति आपके क्या-क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहला है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। क्या करेंगे? संविधान का पालन करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करेंगे। तीसरा भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा है सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करें। छठा है देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित रखें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखें। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है। राष्ट्रीय पर्व, विज्ञान के चमत्कार, कंप्यूटर की उपयोगिता। तो यहाँ से हम ये विज्ञान के चमत्कार का निबंध आपके लिए कंप्लीट किया है। यदि आप कंप्लीट इसे करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर आपको जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 3 ऑप्शन आप उनमें से भी कंप्लीट कर सकते हैं। जो निबंध आपको अच्छा लगे वो निबंध आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से तो ये आपके पूरे प्रश्न के आंसर हो गए हैं। जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे 26 प्रश्न आपको बताए हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए के सभी प्रश्न फुल सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। आज हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 से लेकर 5 तक, एक-एक अंक के रहेंगे। तो पहला है मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परखकर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? जो मुफ्तानंद जी है वो सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। तो किस तरह
नब्ज़ टटोलना, नब्ज़ टटोलने का काम करके वो क्या करते थे, सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। तो बा नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। दूसरा है होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? जैसे ही होश में मोहन आया इसके बाद उसकी स्थिति क्यों बिगड़ने लगी? वृद्धा माँ को ना देखकर मोहन की स्थिति बिगड़ने लगी। तो 60 अंक का पेपर है, 55 अंक यदि चाहिए तो पूरा पेपर यहाँ पे आप कंप्लीट ज़रूर करें। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? तो रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। क्या बोलते थे? पॉलिटिकल एजेंट। चौथा है दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन-सा है? तो दिए गए शब्द में आगत शब्द कौन-सा है? जायदाद। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? अमृता देवी। कौन है? अमृता देवी। अगला प्रश्न कंप्लीट करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छठा है वरदे कविता के रचयिता डेस हैं। तो वरदे कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे हम भर लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को डेस कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। अगला है 8वां वीरजन्नी पुरस्कार डेस को मिला। तो वीरजन्नी पुरस्कार श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम को मिला। तो इसको आप और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, सुब्रह्मण्यम को मिला। यहाँ पे बोलने में नहीं आ रहा है, आप पढ़ लीजिए। और 9वां है आपका डेस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया। तो इसका आंसर रहेगा हरिश्चंद्र नाटक ने। कौन से नाटक ने? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया। 10वां है उपकार को मानने वाला डेस कहलाता है। तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो कृतज्ञ इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे, ये कृतज्ञ। ये हो गए हैं आपके पूरे यहाँ पे रिक्त स्थान। भरोसा रखें पूरा पेपर आपका रहेगा, बस आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ सभी को अच्छे से आप पढ़ें। तो अगला आपका यहाँ पे प्रश्न रहेगा, अति लघु प्रश्न है 11 से 16 तक। 11वां है दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती है? 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर समझ लेते हैं। तो ये 11वें प्रश्न का आंसर है, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती? तो दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती है। सरल है आंसर आपका, किसके? माँ के। माँ लिखना है केवल आपको। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां है आपका आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी? तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ से, आर्यभट्टी ताड़पत्र पोथियों की खोज महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1864 ईस्वी में की थी। कब? फिर से पढ़ लीजिए, आर्यभट्टी ताड़पत्र पोथियों की खोज महाराष्ट्र के, कहाँ के? महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1864 ईस्वी में की थी। यह मलयालम लिपि में लिखी हुई थी। यह कैसी लिपि में लिखी हुई थी? मलयालम लिपि में लिखी हुई थी। उन्होंने ही इनका विवरण प्रकाशित किया था। इन्होंने ही इनका विवरण प्रकाशित किया था, सॉरी। तो इस तरह से ये आपका 12वां प्रश्न का आंसर कंप्लीट हुआ। ध्यान से आप समझे आंसर को, ताकि आपको रटना ना पड़े।
13वां है उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी-बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे? तो उपचार के साथ बिरसा मुंडा है वो जड़ी-बूटियों के साथ क्या बताया करते थे, समझ लेते हैं। तो उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी-बूटियों के उपयोग के साथ स्वास्थ्य के नियम भी बताया करते थे। क्या बताते थे? स्वास्थ्य के नियम भी बताया करते थे, केवल इतना आपको लिखना है। और 14 है मध्य प्रदेश में नाग शासकों का राज्य कहाँ था? तो आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है साथ में। तो प्रदेश में ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में नगर पद्मावती नागवंशी राजाओं की राजधानी थी। फिर से पढ़ लीजिए। प्रदेश में कहाँ पे? प्रदेश में ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में नगर पद्मावती नागवंशी राजाओं की राजधानी थी और ग्वालियर और पश्चिम बुंदेलखंड का अधिकांश भाग इस राज्य के अंतर्गत था। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। तो 15वां प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे? दक्षिण अफ्रीका में, समझ लेते हैं इसका आंसर भी। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा एनीमा, टब स्नान, मिट्टी की पट्टी, संतुलित भोजन और उपवास से करते थे। किस तरह से? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा एनीमा, टब स्नान, मिट्टी की पट्टी और संतुलित भोजन और उपवास से करते थे। तो स्क्रीनशॉट लेना है आपको हर एक प्रश्न का। यहाँ पे जैसे ही आंसर पूरा हो स्क्रीनशॉट आप लें। आपका 16वां है दिग्गु समास को संक्षेप में समझाइए। तो दिग्गु समास को संक्षेप में समझ लेते हैं। तो ये यहाँ से है, जिस पद में प्रथम पद संख्यावाचक विशेष होता है वहाँ दिग्गु समास कहलाता है। क्या है दिग्गु समास? जिस पद में प्रथम पद कैसा हो? संख्यावाचक हो। जिस पद में प्रथम पद संख्यावाचक विशेष होता है वहाँ दिग्गु समास कहलाता है। उदाहरण है त्रिभुवन। क्या है? त्रिभुवन। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको, भरोसा रखें। 24 फरवरी के दिन जिनको अच्छे अंक चाहिए एग्जाम में पूरा पेपर कंप्लीट करें। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ आंसर सहित। और लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, 3-3 अंक के हैं। 17वां है ना यह समझो कि धमनी में लोह की धार सोई है से क्या आशय है? तो ये यहाँ से है इसका आंसर आपका। इन पंक्तियों का आशय है कि हे शत्रुओं, तुम ये मत समझो कि हमारी धमनियों में बहने वाले रक्त की गति मंद पड़ गई है। क्या है इन पंक्तियों का आशय? कि हे शत्रुओं, तुम मत समझो कि जो हमारी धमनियां हैं उनमें जो रक्त बहता है उसकी गति मंद पड़ गई है। मंद यानी कि धीरे पड़ गई है अथवा रक्त ठंडा हो गया है। आप ये ना समझे कि जो रक्त की गति है वो धीमी पड़ गई है अथवा ठंडा हो गया है। आज भी आवश्यकता पड़ने पर हम देश के लिए खून का कतरा-कतरा बहा सकते हैं। यदि आज भी आवश्यकता पड़ी तो हम देश के लिए हमारे खून का कतरा-कतरा बहा सकते हैं। तो आप हर एक प्रश्न के आंसर को यहाँ पे अच्छे से समझे। आपको अच्छे से समझाने का यहाँ पे मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से आपको हर एक प्रश्न को कर लेना है, क्योंकि पूरे 24 फरवरी के लिए यहाँ पे मैं आपको प्रश्न पढ़ा रही हूँ। साथ में आंसर भी आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के अगला प्रश्न समझेंगे। महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। महेश्वर के घाटों का हम अपने शब्दों में वर्णन करेंगे। तो ये यहाँ से है, थोड़ा-सा हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो महेश्वर के घाटों पर प्रातः काल और सायंकाल में लोग यहाँ की पवित्र जल वाली नर्मदा नदी में स्नान करते हैं और जयकारा लगाते हैं, जय नर्मदे मैया। यहाँ पर मंदिरों में गूंजती घंटियों की ध्वनि मन को शीतलता प्रदान करती है।
जब मंदिरों में आरती होती है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होता है, तो संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यहाँ का वातावरण पवित्र है और यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा भरा एवं मनोहारी है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आपको कंप्लीट भी कर लेना है। जो काफ़ी आपके थोड़े बड़े प्रश्न हैं, उनको आपको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है जननी, दूसरा है रात, तीसरा है जग। तो समझेंगे। तो ये 19वां है जननी। जननी हम माँ को भी बोलते हैं, माँ और माता दोनों बोलते हैं जननी को, माँ या माता। दूसरा है रात, तो रात को हम रात्रि भी बोलते हैं और निशा भी बोलते हैं, तो रात्रि और निशा। तीसरा है जग, तो जग का रहेगा संसार, जगत। क्या रहेगा? संसार और जगत। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, वहाँ कौन सी आंतरिक भावनाएं थी जिन्होंने सलीम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया? तो वहाँ कौन सी आंतरिक यानी कि अंदर की उनकी भावनाएं थी जिन्होंने सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक बना दिया? तो इसका आंसर ये आपका यहाँ से रहेगा। सलीम अली के मन में पक्षियों को जानने की बहुत इच्छा थी। जो सलीम अली थे उनके मन में पक्षियों को जानने की बहुत इच्छा थी। वह पक्षियों के बारे में सीखना चाहते थे। वह पक्षियों के बारे में सीखना चाहते थे कि पक्षी का भोजन यानी कि खाना-पीना, आवास यानी कि रहना-सहना और प्रजनन और प्रव्रजन कैसे होता है। इन्हीं आंतरिक भावनाओं ने सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक बना दिया। तो काफ़ी सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि अगले प्रश्न को हम कंप्लीट कर लें जल्दी से। तो ये आपका 21वां, अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखिए। तो यहाँ से ये आपको इस तरह से लिखना है, श्रीमान जिलाधीश महोदय। किसको लिखना है? हमें जिलाधीश महोदय को लिखना है। तो यहाँ पे हम जिलाधीश महोदय लिखेंगे। ग्वालियर ब्रैकेट में ये मध्य प्रदेश आपको लिख देना है। विषय लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आवेदन पत्र, इतना भी आप लिख सकते हैं। विषय यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये लिखना है। विषय यानी कि किस बारे में आप यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं, ये आपको बताना है कि हम लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के लिए यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं। तो इसलिए लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हम यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं, ये आपको विषय में बताना है। महोदय इस तरह से लिख देना है। अब आगे हम बढ़ेंगे। मैं दानाओली क्षेत्र का निवासी हूँ। कहाँ के? मैं दानाओली क्षेत्र का निवासी हूँ, यानी दानाओली क्षेत्र में आप रहते हैं। यहाँ आस-पास लाइट एंड साउंड की बहुत सी दुकानें हैं। जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ आपके आस-पास लाइट एवं साउंड की बहुत सारी दुकानें हैं। साथ ही अनेक बैंड वाले हैं। साथ में क्या है? अनेक बैंड बाजा वाले भी हैं। और ये सभी दिन-रात लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि करते रहते हैं। ये सभी क्या करते हैं? दिन में और रात में दोनों में लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि करते हैं, यानी कि तेज आवाज़, शोर ये उत्पन्न करते हैं। पास में ही एक अस्पताल भी है। पास में क्या है? एक अस्पताल भी है, जिससे वहाँ मरीज़ परेशान रहते हैं। ज़्यादा शोर अगर रहेगा तो जो मरीज़ हैं उनको भी वहाँ पे परेशानी होगी। कृपया इस तेज ध्वनि से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने का आदेश संबंधी थाने के स्टाफ को करने का कष्ट करें। कृपया आप क्या करें? इस तेज ध्वनि से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश दें। आदेश संबंधी थाने के स्टाफ को करने का कष्ट आप करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। और दिनांक आपको इस तरह से डाल देनी है। यहाँ पे प्रार्थी में राजीव कुमार जो भी आपका नाम है वो लिख दें, या फिर प्रार्थी आभासा भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो शिकायती पत्र है वो कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट यहाँ से लें। इसके बाद आप ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लें।
और ये यहाँ से इस तरह से ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका 22वां है, मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों से मिलकर किया गया? तो ये यहाँ पे है। तो ये रहेगा, मध्य प्रदेश का गठन महाकौशल के 17 जिले, मध्य भारत के 16 जिले, विंध्य प्रदेश के 8 जिले, भोपाल राज्य के 2 जिले तथा राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज सब डिवीजन को सम्मिलित करके किया गया। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों से मिलकर किया गया था। तो मध्य प्रदेश का गठन महाकौशल के 17 जिले, कितने? 17 जिले, मध्य भारत के 16 जिले, विंध्य प्रदेश के 8 जिले और भोपाल राज्य के 2 जिले तथा राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज सब डिवीजन को सम्मिलित करके किया गया है। तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न 23 से 26 तक 5-5 अंक के। 23वें में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से ये आपका इस तरह से ये प्रश्न है और ये यहाँ से आपका संदर्भ और प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से अवतरित है। इसके रचिता राम कुमार चतुर्वेदी चंचल हैं। प्रसंग है, कवि बताता है कि पद दलित धूल भी अपनी लाचार दशा में आहत होकर भी जमीन से ऊपर उठती है। और ये यहाँ पे आपका ये भावार्थ है। कंप्लीट आप कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो आप कर सकते हैं। सभी को पढ़ेंगे तो बहुत अधिक समय भी आपका लगेगा, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगला प्रश्न है ये 24वां। अपठित गद्यांश आपको दिया गया है 5 नंबर का, तो इसके आंसर को भी हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ से है, ये इतने प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये यहाँ पे आपके प्रश्न हैं और ये उत्तर हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कुत्ते के बारे में बात की गई है और भटका हुआ कुत्ता कांच के विशाल महल में घुस गया था। और उपयुक्त पंक्ति में विशाल शब्द विशेषण है और घबरा गया मुहावरे का अर्थ है व्याकुल हो गया और बेहोश शब्द में बे उपसर्ग है। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका जो 25वां प्रश्न है, इसमें 25वें प्रश्न में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है और 26वें में निबंध। तो दोनों प्रश्नों के आंसर हम एक साथ यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका यहाँ से 25वें प्रश्न का ये आंसर है। कंप्लीट अच्छे से कर लें। और ये यहाँ से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के महर्षि परशुराम नामक पाठ से अवतरित है, या फिर लिया गया भी आप लिख सकते हैं। और प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि दुष्ट शक्तियों को विनाश तथा मानवता की रक्षा के लिए शस्त्र के साथ साथ शस्त्रों का भी प्रयोग आवश्यक है। ये आपकी यहाँ पे व्याख्या है। और ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से कर लें। और आपका जो अगला प्रश्न है निबंध, मैंने अभी आपको बताया था, तो ये आदर्श अध्यापक है, रूपरेखा, प्रस्तावना। और ये यहाँ से दूसरा, तो यहाँ पे आपको आदर्श अध्यापक का निबंध बताया गया है। यदि आप कोई दूसरा निबंध करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तीनों में से जो अच्छा लगे वो आपको कर लेना है। और ये यहाँ से उपसंहार। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए हैं, कुल 26 प्रश्न हमने पढ़े हैं।
26 प्रश्नों को फुल आंसर सहित मैंने यहाँ पे आपको बताया है। सभी प्रश्नों के आंसर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है। भरोसा रखें, 24 फरवरी के दिन हिंदी में यदि अच्छा अंक वास्तव में आप लाना चाहते हैं तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, कंप्लीट अच्छे से करें।